हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि मैंने 15 क्वेश्चन लिया है और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे आने वाले एग्जाम सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस की ये वीडियो होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल है? सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, सिंधवी कमेटी रिपोर्ट, या राव कमेटी रिपोर्ट, या बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट? ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के दावों की जांच करने के लिए 1957, कब 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। और इस दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो बुनियादी जो त्रुटि है, यानी ठीक है, बुनियादी जो त्रुटि है वो क्या है, वो ये है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट। रिश्वत निराकरण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1962। तो 1962 में भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करने और इसके निवारण हेतु सुझाव प्रदान करने के लिए संथानम की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, न्याय उदारवाद समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्री ने प्रेषित थी? जॉन रॉल्स, आर्थर बेंटले, कार्ल मार्क्स, मार्गन थाउ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। ठीक है, रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी, ए थ्योरी, ठीक है, ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो जॉन रॉल्स की पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। और में उदारवाद जो है में निहित न्याय को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसने न्याय एवं समानता और जो है उदारवाद के साथ नवीन अवधारणा के रूप में स्थापित जिसे किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य की प्रगति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन है? ठीक है, जॉन लॉक, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तू? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंथम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो, अरस्तू, गार्नर, मैकियावली? और राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा मैकियावली। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हमारे पढ़ते हम जब भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैकियावली आपको भी रट गया होगा। निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया? हॉब्स, मैकियावली, बोधा, मॉन्टेस्क्यू? और राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन बोधा। ठीक है, जीन बोधा और हॉब्स ने राज्य की वास्तविक सत्ता के स्थल तथा यह संप्रभुता कितने लोगों के हाथों में है, उसकी संख्या के आधार पर राज्य का त्रिदलीय वर्गीकरण, ठीक है, त्रिदलीय, ठीक है, वर्गीकरण, त्रिदलीय वर्गीकरण किया है एक तंत्र यानी राजतंत्र और अभिजात तंत्र और प्रजातंत्र। ठीक है, इसमें किया है। और जो है राज्यों के 3 प्रकार स्थिर किए, गणतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्रीय गणतंत्र और कौन सा, कुलीन तंत्र। ठीक है, और निरंकुश राजतंत्र यानी निरंकुश तंत्र। और लोकतंत्र के पीछे जनसेवा की भावना होती है और कुलीन तंत्र का आधार क्या है, संयम है। और राजतंत्र का आधार सम्मान होता है, जबकि निरंकुश शासक का आधार क्या होता है, निरंकुश शासक का भय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को, ठीक है, बाधाओं को बाधित करना कहा? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बोशाके, जेस मिल, स्पेंसर, ग्रीन? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ग्रीन। ठीक है, टीएच ग्रीन। तो ग्रीन राज्य को ब्राहा तथा आंतरिक दोनों
दृष्टियों से सीमित मानता है और राज्य के कार्य सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए। और सकारात्मक जो दृष्टि होती है यानी पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, उस दृष्टि से राज्य व्यक्ति को वह कार्य करने देना चाहिए जो कार्य वह करने योग्य है, यानी जो कार्य वह करने योग्य है, जिसमें उसको सफलता मिल सकती है, जिसके वह लायक है, वह कार्य वो करे। और बाधाओं के कारण असमर्थ हो जिन कार्यों को करने में, उससे क्या हो, वो दूर रहे। यानी हमें जिस कार्य में योग्यता हासिल हो या जिस कार्य को हम कर सकते हैं सकुशलता पूर्वक, उसी कार्य को हमें करना चाहिए। तो बाधाओं को बाधित करने कहा है राज्य के कार्यों के संबंध में इसने। ठीक है। और नैतिकता के विकास के लिए उचित होने पर वह नागरिकों के कार्य में हस्तक्षेप करे, राज्य को अधिकार देता है। ठीक है, किसको देता है अधिकार? राज्य को ग्रीन अधिकार देता है कि नैतिकता के जो विकास के लिए जो उचित हो और नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप करे तथा आवश्यक होने पर बल या शक्ति का भी प्रयोग करे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ग्रीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? सभी नागरिकों के लिए संतोषजनक जीवन स्तर, कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों का संरक्षण, निःशुल्क तथा स्वास्थ्य संबंधी सहायता, निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। देखिए, कल्याणकारी राज्य जो है, ठीक है, जिसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं, तो कल्याणकारी राज्य भी पूंजीपति राज्य का ही क्या होता है, एक विकसित रूप माना जाता है। ठीक है, और इसे पूंजीवादी राज्य का मानवीय चेहरा माना जाता है और इसमें पूंजीवादी राज्य की तरह निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। दैवी सिद्धांत से, शक्ति सिद्धांत से, स्वाभाविक उद्भव संबंधी यूनानी सिद्धांत से, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। उदारवादी भी जो विचारक हैं, ठीक है, यहाँ उदारवादी की बात की जा रही है, वैसे जो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति इस तरीके, सर्वाधिक मान्यता उसी को है, मतलब ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, धीरे धीरे विकास हुआ है। तो उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं, क्या मानते हैं? एक संस्था मानते हैं कि जो है जिसे सब मनुष्य उनके समूहों ने क्या किया है, अब मिलकर अपने हित के लिए, उसके लाभ के लिए उसको बनाया है। किसको? राज्य को। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिसमें उदारवाद की मान्यताओं की क्या होती है, उससे पुष्टि होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, यानी सबने मिलकर अनुबंध करके आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया है, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए राज्य को बनाया है। ठीक। 10th क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंतोगत्ता राज्य का करता है। उपरोक्त सिद्धांत प्रस्तुत किया है बर्गेस ने, गेटल ने, हेनिमैन ने, मैकाइवर ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकाइवर ने। मैकाइवर ने राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है और उसके अनुसार आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य मुख्य चरण थे। और ये चरण है स्वजन समूह है, संपत्ति है, जो रीति रिवाज या परंपराएं हमारे हैं। ठीक है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, और जो है शक्ति और नागरिकता है। तो मैकाइवर के अनुसार स्वजन समूह है, जो रक्त संबंध है, वो क्या करता है, वो समाज का सृजन करता है। ठीक है, और समाज आगे चलकर क्या करता है, वो राज्य का निर्माण करता है, राज्य को जन्म देता है। तो रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज जो है क्या करता है, राज्य का निर्माण करता है। कौन कहता है? मैकाइवर। 11th क्वेश्चन है, हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था? एक पक्षी, द्विपक्षी, बहुपक्षीय। और राइट ऑप्शन हो जाएगा एक पक्षी। हॉब्स के सामाजिक समझौते का राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप एक पक्षी था, यानी हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता सभी व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं। जो सामाजिक समझौता है, हॉब्स कहता है कि सभी व्यक्ति जो है वो आपस में क्या करते हैं, वो मिलकर करते हैं। और शासक या संप्रभु, ठीक है, शासक या संप्रभु, ठीक है,
तो शासक या संप्रभु इस समझौते का पक्ष नहीं है। ठीक है। और सभी लोग अपनी अपनी शक्तियां या अधिकार जो भी है उनके संप्रभु को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। और इसी कारण संप्रभु पर समझौते की जो शर्तें हैं वो क्या होती हैं, लागू नहीं होती हैं। ये कौन कहता है, ये हॉब्स कहता है। तो राइट ऑप्शन, राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था, तो वही एक पक्षीय था। नेक्स्ट है, हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वो उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? ठीक है, बार्कर का, बेपर का, बिलोबी का, कैलेंडन का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेपर का। बेपर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थॉट, क्या पुस्तक थी इनकी, पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो पॉलिटिकल थॉट एक इसकी पुस्तक है बेपर की। ने लिखा है बेपर ने कि हॉब्स ऐसा चाहता है, ऐसा पहला आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को लाभों का संहारक या परस्पर विरोधी हितों का मध्यस्थ बताया है। और इसमें वो उपयोगितावादियों का अग्रज है। और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि बेंथम वहां भी उसका उतना ही ऋणी है जितना कि सुख विषयक हॉब्स के विचारों का, जैसा कि बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेपर पॉलिटिकल थॉट, पुस्तक नाम याद रखें। सामाजिक संविदा, 13 क्वेश्चन है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है जॉन रॉल्स ने, ओकसाट ने, हनारन ने, लियो स्ट्रॉस ने। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत के लिए सामाजिक अनुबंध की युक्ति का क्या किया है, उसका प्रयोग किया है। और उसने ऐसी पूर्व या प्राकृतिक अवस्था में विवेकशील जो बातें हैं, वार्ताकार हैं, उनकी कल्पना की है, जिसमें कि परस्पर आपस में, ठीक है, परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार कर लेंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के, ठीक है, उन्हें न्याय के नियम जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, ये कहता है कौन, जॉन रॉल्स कहता है। तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया है, वो है जॉन रॉल्स। 14 क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों और मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया, बेंथम ने, होम ने, जेम्स मिल ने, या जेएस मिल ने, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, इसका पूरा नाम है जेएस मिल का। और जेएस मिल ने, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जेएस मिल ने कार्यों की स्वतंत्रता के संबंध में विचार करते हुए माना कि मानव जीवन के दो पहलू हैं। ठीक है, कितने पहलू हैं मानव जीवन के, दो पहलू हैं। और व्यक्तिगत और सामाजिक, यानी पहला जो पहलू है वो है व्यक्तिगत, पर्सनल है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ठीक है, वो है सामाजिक, सोशल है। ठीक है, तो दो पहलू मानता है, यानी एक व्यक्तिगत पर्सनल और एक सामाजिक यानी सोशल। इसके अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, यानी पहला क्या है, स्व संबंधी, ठीक है, स्व संबंधी कार्य। और दूसरा क्या है, पर संबंधी कार्य, पर संबंधी कार्य। ठीक है, तो ये जो है दो भागों में बांटता है, और व्यक्तिगत और सामाजिक। और इसके अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। तो मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी, अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकरण किया है, तो हो जाएगा जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने का, राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करने का, या क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन करने का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के सभी विद्वानों में इसकी प्रक्रिया और प्रकृति के विषय में आपस में क्या होता है, मतभेद दिखाई देता है। ठीक है, मतभेद तो होता है, लेकिन एक बिंदु जो है उस पर क्या है इनका, इस पे सहमति है। ठीक है, और सभी ने राजनीतिक शक्ति तथा दायित्व को जन सहमति आधारित माने, या जो राजनीतिक शक्ति है या दायित्व है उसको क्या माना है, जन सहमति, यानी लोगों द्वारा सहमति। और इसी यदि राज्य और सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में अगर असफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, ठीक है, असफल हो जाते हैं,
तो व्यक्ति इनके विरुद्ध क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। ठीक है, ये चीज इन्होंने कही है। तो सामाजिक सिद्धांत जो मुख्य रूप से प्रयत्न करता है राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का प्रयत्न करना, यानी जो राज्य है अगर वह सरकार राज्य में सरकार जो है वो व्यक्ति के अगर अधिकार उसके हैं और उसकी अगर रक्षा कर नहीं पाता है, उसकी रक्षा करने में असफल रहता है, तो जन जो है वो लोग विद्रोह उसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध विरोध कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, आप सभी का फिर वेलकम। और आशा करती हूँ कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। और जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।